Kharcha Pani is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी हैं। ये है इस सप्ताह का पहला खर्चा पानी का एपिसोड। अंशुमान जी कैसे हैं? क्या हाल चाल है? क्या खबरें हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सिद्धांत, आपका भी स्वागत है। खबरें कुछ कंप्यूटर की दुनिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से बड़ी खबरें हैं। सप्ताह की शुरुआत है। दूसरी कुछ खबरें भारत के बाजारों से हैं, खासतौर से ब्याज दरों को लेकर, ग्रोथ को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर। तो हम आज इन पर बात करेंगे क्योंकि सप्ताह की शुरुआत है। इसके बाद बाकी कुछ महत्वपूर्ण खबरों का घटनाक्रम शुरू होगा। तो आज ही हमारी पहली खबर स्विस बैंक से जुड़ी हुई है। जिस स्विस बैंक का एक डेटा आया था आप लोगों के सामने, उस पर बातचीत करेंगे। दूसरी खबर ताइवान से, जैसा अंशुमान जी ने कहा कि टेक कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। और तीसरा आरबीआई के कुछ न कुछ ऐलान है, कुछ न कुछ बयान है जिनको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ने की, देखने की जरूरत है। पहली खबर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसको हम लोग छोटे में कहने के लिए फिनमिन कहते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि स्विस बैंक वाला जो डेटा आया है अभी, कि भारतीय लोगों ने स्विस बैंक में इतने इतने करोड़ कोरोना काल में ही जमा कर दी। एक तो फौरी अनुवाद उसका ये कर देना कि वो सारा पैसा ब्लैक मनी है और स्विस बैंक में ब्लैक मनी ही जमा होती है, जो अंशुमान जी हम और आप बात कर रहे थे शायद एक दो दिन पहले। ये होता नहीं है। फिर फिनमिन ने कुछ चीजें कही है। फिनमिन ने कहा है कि नो मेजर चांस ऑफ इंक्रीज इन ब्लैक मनी इन स्विस बैंक। मुझे इसको थोड़ा सा डिकोड करके समझना है, अंशुमान जी आप मेरी हेल्प करिएगा कि नो मेजर चांस ऑफ इंक्रीज, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या ये कहना है कि देयर इज सम लीकेज इज पॉसिबल, इफ देयर इज सम लीकेज इज पॉसिबल, क्या ये कहना है? इसके अलावा फिनमिन के ने स्विस बैंक और इंडियन बैंक्स के बीच में वर्किंग की भी जानकारी दी है। कहा है कि जो डिपॉजिट के आंकड़े आए हैं वो ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल ने जाकर जमा कर दिया स्विस बैंक में। उन्होंने कहा है कि कुछ कंपनीज, कुछ एंटिटीज के भी का भी जमावड़ा वहां हो सकता है। अंशुमान जी। सिद्धांत, पहली चीज तो ये कि उस दिन जब ये खबर आई तब भी मैंने कई लोगों के साथ जिन्होंने मुझसे संपर्क करने की चर्चा की और पूछने की कोशिश की, मैंने उनसे कहा कि स्विस बैंक में रखा हुआ सारा पैसा काला धन नहीं है। पहली चीज तो ये कि ये बिल्कुल स्विस बैंक ऐसा लगता है जैसे स्विट्जरलैंड में घुसते ही आपको कुछ काला धन लेने वाले लोग मिल जाते हैं और आप जैसे ज्यूरिख या जिनेवा एयरपोर्ट पर उतरते हैं वैसे ही आपको ब्लैक मनी लेने वाले लोग मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली के पालिका बाजार के बाहर वो चश्मा लेकर और पर्स लेकर खड़े रहते हैं। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि आप उतरेंगे ज्यूरिख या जिनेवा एयरपोर्ट पे तो वहां लोग मिल जाएंगे जो आप कोई ब्लैक मनी आपसे लेने के लिए नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड दुनिया की बहुत स्मार्ट, बड़ी मजबूत और स्मार्ट इकोनॉमी है। स्विट्जरलैंड की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वहां की इकोनॉमी का हब है और वहां की बहुत सारी बैंकिंग, ऑलमोस्ट 90-80% बैंकिंग दुनिया के किसी भी देश की बैंकिंग के तरीके से है। और स्विट्जरलैंड की अपनी बैंकिंग मजबूत है, इसलिए स्विट्जरलैंड यूरो का पार्ट नहीं है। वो अपनी करेंसी खुद मैनेज करता है यूरोपियन जोन में शामिल होने के बाद भी। तो भारत से जो पैसा जिनेवा, ज्यूरिख या स्विट्जरलैंड के जो बैंकों में जाता है वो बहुत सारा पैसा वो लीगल ट्रांजैक्शन है। उसमें बहुत सारे स्विस बैंक्स की ब्रांचेस दुनिया के अलग अलग देशों में है, जहां भारत के व्यापारी, भारत के ट्रेडर, भारत की कंपनियां काम करती हैं, भारत में भी हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये बयान इस मामले में 100% सच है कि ये सारा पैसा कालाधन नहीं है। पहली चीज तो ये। तो ज्यूरिख और जिनेवा के जरिए बहुत सारा पैसा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ट्रांसफर होता है, दुनिया के शेयर बाजारों में निवेश होता है वहां से पैसा भारत के स्टॉक मार्केट में आता है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो ज्यूरिख और जिनेवा में बेस्ड हैं, जो भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। तो ये एक सामान्य वित्तीय लेन देन है जो किसी भी देश में होता है और ऐसा ही आपको सिंगापुर में मिलेगा। पर स्विट्जरलैंड के बैंकों का नाम आते ही हमें कुछ और लगने लगता है। अगर सिंगापुर के बैंकों का डेटा आ जाए कि वहां इतना पैसा बढ़ा है या अमेरिका के बैंकों का डेटा आ जाए तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। दूसरी बात यह कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की एक संधि है, जिसके तहत जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, जो संदेहास्पद लेन देन है, उनके बारे में एक समझौते के तहत उसकी जानकारी भारत सरकार को दी जाती है। अब यही जिस चीज का आपने जिक्र किया है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट का कि बिटवीन द लाइन्स है, मेजर वाली बात,
इसका मतलब है कि वित्त मंत्रालय के पास ये सूचना जरूर है कि थोड़ा बहुत उसमें ब्लैक मनी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जरूर हो सकता है, और इसीलिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में एक दुनिया में कंसेंसस बनाई गई है। उस कंसेंसस के जरिए वो सूचनाएं भारत सरकार के पास आती हैं। तो पहली चीज तो ये कि आउटराइटली कह देना कि स्विस बैंक में पैसा रखा हुआ वो काला धन है, लेकिन हाँ, दुनिया के किसी भी देश में ऐसे ट्रांजैक्शन भारत के हो सकते हैं, और दुनिया के सारे देशों के आपस में होते हैं, जिनके जरिए ये समझा जा सकता है कि वो शायद ट्रांजैक्शंस बहुत साफ सुथरे नहीं रहे होंगे। तो वित्त मंत्रालय को उन ट्रांजैक्शंस की जांच करनी चाहिए, उन लोगों को नोटिस भेजनी चाहिए जो सामान्य प्रक्रिया है। हमारे पास तो विदेशों में काला धन कर रोकने का भी एक कानून है, जो नई सरकार आने के बाद लाई थी। भारत में भी काले धन से जुड़े हुए कानून है। तो ये दो इसके अलग अलग पहलू हैं। जो जेन्युइन लेजिटिमेट फंड है, जो आरबीआई के थ्रू चैनल हो रहा है या बाकी फाइनेंस कंपनीज के थ्रू चैनल हो रहा है, वो लेजिटिमेट फंड है और वो व्यापारिक पैसा है। वो पैसा तो दुनिया में मूव करेगा ही, उसको आप नहीं रोक सकते। अब अगली खबर पे चलते हैं अंशुमान जी। हमारी अगली खबर चिप्स से जुड़ी हुई है। हमारे सारे स्मार्टफोन्स, अगर आप आईफोन यूज करते हैं एप्पल का, या एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, कोई भी फोन यूज करते हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बनती हैं, मेजर पोर्शन जो है वो ताइवान में बनता है। ताइवान एक देश है, और जिसको देश न कहने पे कुछ लोगों को, जो लोग इंटरनेट वगैरह के मीम की दुनिया में थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको पता होगा ताइवान को कंट्री कह देने पर फिर जॉन सीना ने, एक रेसलर रहे हैं, एक्टर हैं, उन्होंने माफी मांगी थी। आपको प्रकरण याद है ना ईशमान जी? हाँ, प्रकरण याद है। तो जॉन सीना ने माफी मांगी थी कि ताइवान सॉरी चाइनीज फैंस के कैसा कुछ कहा था। फिर जो इंटरनेट का अपना लोकतंत्र है, उसने जॉन सीना को तब से देखना शुरू कर दिया है। जॉन सीना करते थे कि यू कांट सी मी, तो उन्होंने कह दिया कि अब आप देख सकते हैं, कि आपकी रीढ़ की हड्डी दिख सकती है। तो बहरहाल ताइवान में उन मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स के चिप्स बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाए जाते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC, पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी ताइवान पे है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो चुका है, ऐसी गड़बड़ियां और ऐसे कुछ घटनाक्रम सामने आने लगे हैं कि वो निर्भरता जल्द से जल्द खत्म करनी होगी, वरना एक वैश्विक किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। और वो क्यों है, किस वजह से सॉर्ट की जा रही है, किन तरीकों से सॉर्ट किया जा रहा है उसको, ये अंशुमान जी बताएंगे। अंशुमान जी। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और इस खबर से हमारा ध्यान पिछले दिनों में नहीं आया जब हम कोविड के दौरान बहुत सारी खबरों में थे। इस खबर का ट्रिगर जो है, अभी ताजा ट्रिगर वो ये है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीन और ताइवान के बीच थोड़ी तनातनी होने की खबरें उभरना शुरू हुई, जैसे कि आप लगातार अगर खबरों पर ध्यान देखते हैं तो देखेंगे कि चाइनीज आर्मी के कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनके कारण ताइवान को थ्रेटनिंग लग रही है। उसके बाद पूरी दुनिया में अचानक ताइवान से चिप सप्लाई को लेकर संदेह उठे, और ये एक तरीके से नए ऑयल जैसी डिपेंडेंस है। इसको न्यू ऑयल डिपेंडेंस कहा जा सकता है। जैसे कि दुनिया अपने अधिकांश कच्चे तेल के लिए मिडिल ईस्ट के कुछ देशों पर निर्भर है, ठीक उसी तरह दुनिया अपनी लगभग 90-95% कंप्यूटर चिप की या सेमीकंडक्टर चिप की इंपोर्ट के लिए, हाई क्वालिटी सेमीकंडक्टर चिप की आयात के लिए ताइवान पर निर्भर है। और ताइवान की ये कंपनी दुनिया की 11वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। $550 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो अमेरिका में लिस्टेड है। ये खतरा पहली बार कोविड के दौरान, जब कोविड का लॉकडाउन पिछले साल हुआ था और पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि इंपोर्ट रुक गए थे, तब अमेरिका के बाजार में पहली बार उभरा था। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी चीजें हैं, सेमीकंडक्टर चिप के बिना आप आजकल कुछ भी नहीं बना सकते। कार, मोबाइल, कंप्यूटर, सब चीजों में लगता है। वहां बहुत सारी कंपनियों के उत्पादन ठप हो गए, बहुत सारे आधे बने हुए सामान इन्वेंट्रीज में पड़े रह गए, और बहुत से उत्पादों का प्रोडक्शन ही ठप हो गया और उनकी कीमतें बढ़ गई। उसके बाद जब जो बाइडेन सत्ता में आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना फैसला लिया था वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए और उसकी मदद के लिए लिया था। और अभी जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो बाइडेन ने लॉन्च किया है अमेरिकन इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए, उसमें भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंट ढंग से शामिल किया गया, और उसमें शायद $50 बिलियन की हेल्प डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी जाएगी। तो ताइवान पर निर्भरता के कारण, चीन और ताइवान के रिश्तों के कारण, और एक ही कंपनी पर निर्भरता के कारण दुनिया के 3-4 बड़े प्रोड्यूसर, अमेरिका, चाइना और जापान और कोरिया, ये 4-5 बड़े प्रोड्यूसर जो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे ज्यादा सामान बनाते हैं, वो इस कोशिश में हैं कि वो कितनी तेजी से ताइवान से निर्भरता कम करके अपने यहां सेमीकंडक्टर की चिप्स बनाने की फैसिलिटीज को
को लगाना शुरू कर दें। पर ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, काफी इसमें कॉस्ट लगती है, लंबा समय लगता है बनने में। और खासतौर से ताइवान में जो 92% सोफिस्टिकेटेड हाई क्वालिटी सोफिस्टिकेटेड चिप्स बनती हैं, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बाल से के भी 1000वें हिस्से से भी पतली हैं। इस क्वालिटी की जो चिप्स बनती हैं, उनको बनाने की फैक्ट्रीज लगाने के लिए और TSMC के बराबर क्षमताएं बनाने के लिए लंबा समय लगेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर आने वाले 2-3 साल में, 4 साल में दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि एक साथ एक कोशिश शुरू हो रही है कि इसका प्रोडक्शन बेस डाइवर्सिफाई किया जाए। मान लीजिए कल किसी एक एरिया में कोई क्राइसिस आ जाती है, कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, तो दुनिया के बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और ये अचानक कैसे हुआ इसकी पूरी लंबी कहानी है, जिसके बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है कि अचानक ताइवान जैसी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सोर्स कैसे बन गई। ये एक दिलचस्प कहानी है, इसका एक अच्छा एनेक्डोट है। लेकिन इस समय जो होड़ चल रही है, और उसमें अमेरिका सबसे पहले इसमें आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए जो बाइडेन की प्रायोरिटी पर अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। भारत इसमें कितने आगे जा सकता है? क्या भारत में भी कोई कंपनी आकर बनाना शुरू करेगी? क्या भारत इसकी क्षमताएं बढ़ाने की कोशिश करेगा? क्या हम उस तरीके की कैपेसिटीज रखते हैं? ये हमें आगे देखना होगा। और आज की हमारी तीसरी लीड जो है वो है आरबीआई के कुछ बयानों से जुड़ी हुई। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर M.K. जैन हैं, उन्होंने एक वेबिनार में बातचीत करते हुए कहा, एंड आई कोट बिजनेस स्टैंडर्ड हियर, तो उन्होंने एक बयान दिया है उस वेबिनार में कि इन्फ्लेशन एक कंसर्न तो है, लेकिन अभी आरबीआई का मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करना। इसका इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एक कंसर्न तो है, इसके आगे लेकिन लगाना, कुछ उसके जो उस लेकिन शब्द के जो कई सारे मतलब हैं वो अंशुमान जी बताएंगे कि उस लेकिन को आरबीआई किस तरह से एड्रेस करना चाह रहा है। और इसके अलावा बैंकों की स्थिति पर भी उन्होंने कहा है कि मार्च 2020 के मुकाबले बैंकों के एनपीएस जो है वो कम हो सकते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने एब्सोल्यूट डाटा कोट नहीं किया है। कहा है कि जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें डिटेल्स दिए होंगे, वहां पर ये सब कुछ हो सकता है। अंशुमान जी, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्धांत, इस सप्ताह की सबसे बड़ी बहस होगी सोमवार से लेकर, और इस सप्ताह लगातार, और आप हो सकता है अगले 1-2 सप्ताहों तक भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो चर्चाएं हैं, शेयर बाजार से लेकर फाइनेंशियल मार्केट से लेकर वित्त मंत्रालय तक, वो इसी के आसपास घूमती हुई देखेंगी। उसकी वजह क्या है? आरबीआई के बयान का ट्रिगर क्या है? कहां से ये बात उभरती है? क्यों इसकी चर्चाएं हो रही हैं? उसकी वजह ये कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने बीते सप्ताह यह फैसला किया कि वो 2023 के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। उसने महंगाई के आने का ऐलान कर दिया, यानी महंगाई के आने का नगाड़ा बज गया अमेरिकी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद यूरोप के कुछ जगहों पर ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई। नॉर्वे ने अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा भी कर दी। यानी भारत के जो बैंकर्स हैं, भारत के जो मार्केट्स हैं, भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको समझ में आ गया कि महंगाई के कारण ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत में तत्काल इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि भारत में तो महंगाई अमेरिका और यूरोप से बहुत ज्यादा है। आरबीआई पिछले 6 बार से ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहा है, बढ़ोतरी नहीं की है उसने, पर कटौती नहीं कर रहा है, और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण दिया जा रहा है कि महंगाई को हम और ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो क्या भारत में भी ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? ये इस बात को हम लोगों के लिए बात करना जितना आसान है, बाजार में ये सोचना ही एक बहुत अलग तरीके का असर पैदा करता है। एक किस्म का रिपल इफेक्ट पैदा होता है बाजार में, बाजार हिलता है क्योंकि बाजार के अंदर ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है बहुत सारी चीजें बदल जाना। जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है कि 2023 से अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो भारत में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने भारतीय शेयर बाजारों में सस्ता पैसा लेकर लगा रखा है, वो ये एम करने की कोशिश करेंगे कि 2023 तक वो जितना पैसा निकाल सके निकालें, क्योंकि उसके बाद उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आरबीआई को बाहर आगे आकर ये कहना पड़ा कि ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम महंगाई चलने देंगे पर ग्रोथ पर फोकस करेंगे। मतलब निकालिए बिटवीन द लाइंस कि आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाने नहीं जा रहा है। आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, ब्याज दरों में कमी करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं कहा गया है। यह बात रिजर्व बैंक ने की ताकि बाजार को, खासतौर से जो बॉन्ड मार्केट है जिसमें मैं आगे आता हूं कि उसमें वहां क्या हुआ इसके बाद, इस वजह से उसे थोड़ा सा उसकी जो बेचैनी है, उसकी जो एंजाइटी है, उस पर थोड़ा सा पानी डाला जा सके, उसे कूल किया जा सके। इसके साथ सपोर्ट में आरबीआई ने यह तर्क देने की भी कोशिश की कि नहीं, बैंकों की स्थिति अब ठीक हो रही है, उनके एनपीएस थोड़े से बेटर हो रहे हैं। उसकी वजह यह कि
कर्ज की ऑफटेक भी कम है और बैंकों के एनपीए की रिस्ट्रक्चरिंग भी शुरू हुई है, तो उनका कहना यह था। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बॉन्ड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट में पहले ही, मतलब चूंकि जो बात अमेरिका में आपको एक पिछले हफ्ते दिखाई दी, भारत के बॉन्ड मार्केट ने उसको कम से कम 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, इवन मार्च में सेंस कर लिया था कि महंगाई आने वाली है। और बॉन्ड मार्केट हमेशा इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन होता है, जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे। भारत में अप्रैल में ही 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड्स थी, या 10 साल के जो बॉन्ड रेट्स का जो इंटरेस्ट रेट था, वो 10 साल के हाईएस्ट, मतलब अप्रैल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, जो 10 साल के बॉन्ड्स के ऊपर रेट था। तो अब क्या है कि रिजर्व बैंक ये कह रहा है, अब यहां पर एक दुविधा है बाजार में। सिद्धांत, दुविधा यह है कि रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, क्योंकि उस ग्रोथ उसका पहला फोकस है, ब्याज दर सस्ती रखना जरूरी है, कर्ज सस्ता मिलना चाहिए। बॉन्ड मार्केट ये कह रहा है कि नहीं, ब्याज दरें तो बढ़ेंगी, बढ़ ही रही हैं, और वो उन ब्याज दरों पर सरकार को पैसा देने को तैयार नहीं है जो ब्याज दरें उसे सरकार ऑफर कर रही। अब हम इस दुविधा में फंस चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बन गई है। अब हमें देखना होगा कि अगले 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में भारत के बॉन्ड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में किस तरीके की गतिविधियां सामने आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन सेंटिमेंट कर्ज महंगे होने का बनने लगा है। भारत में थोड़ा देर से शायद कर्ज महंगा होगा या कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश, यहां समझना जरूरी है, महंगा हो या ना हो, कर्ज सस्ता होने की गुंजाइश शायद अब लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। अगर आप रिजर्व बैंक के इस बयान पे और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का जो कार्यक्रम फेडरल रिजर्व की तरफ से आया है, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर समझने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि बाकी कर्ज सस्ता होने की संभावनाएं कम हो रही हैं। अब यहाँ एक बहस और शुरू हो रही है, किसी 2-3 दिन में जब वो बहस थोड़ी उभर कर आएगी, मैं केवल संकेत देकर यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। वो बहस धीमे धीमे जब सतह से उभर कर नीचे से आएगी, क्योंकि वित्तीय बाजारों में, सरकार के हलकों में एक बहस फिर खदबदाने लगी है, जो 2018 में हमने की थी कि क्या भारत को सॉवरेन बोरोइंग करनी चाहिए, क्या भारत को सॉवरेन कंट्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय बाजार में कर्ज इतना महंगा है तो क्या हमें बाहर से सस्ता कर्ज लेना चाहिए। अभी इस मामले में स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाशिए पर चर्चाएं खदबदा रही हैं। हम देखते हैं कि ये चर्चाएं क्या आकार लेती हैं, तब अगले हफ्ते हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जरूर। तो ये था हमारा इस हफ्ते का खर्चा पानी। इस हफ्ते का अर्थात करना होता है इस दिन का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खबरें देखते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा, सुझाव देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।